अगर आप सेल्फ करके एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये इंटरव्यू लास्ट तक देखिएगा। आज हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर मनीष तेवतिया चाहते हैं तो ये जिन्होंने लास्ट तक देखिएगा। आज चार एग्जाम क्वालिफाई किए मनीष तेवतिया सर, जिन्होंने एक दो नहीं चार एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस ये 5-6 जो पल्ले बांधो पर स्टडी 100% रिवीजन ही होगा। जो 5-6 के पीछे पल्ले बांधो सिलेक्शन 100% होगा ही होगा। जो एग्जाम दिए पहले सक्सेस नहीं मिली फेल होते गए, पता चलता गया कि भाई ये जो एग्जाम दिए पहले नहीं करना था ऐसे करना था, फेल होते गए, पता चलता गया कि भाई यहाँ कमेटी यूपी में ऐसे नहीं करना था ऐसे करना था। तो जी मैं बेसिकली मेरा गांव है नोट्स बनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जब हम पहली बार ये जानना चाहेंगे कि नोट्स बनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जब हम पहली बार पढ़ रहे हैं कैसे क्या करें? तो हम नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें? उसमें फिगर्स कैसे हैं, फार्मूले कैसे क्या करें? नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें? क्या करना है? तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बुक्स अगर आप बता सकते हैं कि ये पता होना कि कौन कौन से आपने, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बुक्स अगर आप बता सकते हैं कि बुक्स कौन कौन से आपने स्टडी के दौरान यूज किया था। हाय स्टूडेंट, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अनअकैडमी की तरफ से सुपर कॉम्बो ऑफ़र आया हुआ है। 6 जून से लेकर 9 जून तक अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एसएससी जेई, आरआरबी जेई या स्टेट जेई में तीनों में किसी में से, तो 1 साल के साथ लेने पर आपको 1 महीने का और 2 साल का अगर आप लेते हैं तो 3 महीने का आपको फ्री मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अवेलेबल मिलने वाला है। कोड यूज़ कर सकते हैं आप EGO10। जब आप ये कोड यूज़ करेंगे तो इस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अवेलेबल मिलेगा। इस समय इसकी प्राइस जो है 1 साल की बात करते हैं तो 12,870 रुपये है, बट 6 जून से 9 जून के बीच लेने पर ये आपको रेफरल कोड के साथ डिस्काउंट जो मिलता है, टोटल वैल्यू ऑफरिंग जो मिल रहा है तो लगभग 3,487 है। 23% तक की बचत हो रही है आपकी। तो अभी आप इसको परचेस कर सकते हैं अगर आप आरआरबी जेई, एसएससी जेई या स्टेट ए की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। 1 साल और 2 साल के ऑफर के साथ आपको एक्स्ट्रा ऑफर भी अवेलेबल मिलने वाला है। साथ ही साथ बीपीएससी एई का फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाला है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों के लिए। ये 11 जून को सैटरडे को होगा शाम को 7 PM पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मिनट का ये होने वाला है। इसको एनरोल करने के लिए आप एनरोल नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक कोड पूछेगा, वो कोड आपको यूज करना है EGO10, तो आप इस टेस्ट पे इनरोल कर पाएंगे। 30 क्वेश्चन रहेगा तो आप 11 जून को तैयार रहेगा 7 बजे। और अभी तक आपने कोई ऑफ़र नहीं लिया है तो 6 जून से 9 जून ये ज़रूर परचेज आप कर सकते हैं, ऑफ़र ले सकते हैं। थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग ऑफ द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप सेल्फ करके एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये इंटरव्यू लास्ट तक देखिएगा। आज हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर मनीष तेवतिया सर, जिन्होंने 1 2 नहीं 4 एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला इरिगेशन में इनकी ऑल ओवर इंडिया जो रैंक रही है 1 रही है। एमसीडी में इनकी रैंक जो रही है ऑल ओवर इंडिया 13 रही है। DUSIP में इनकी 47 रैंक रही है और दिल्ली जल बोर्ड में 43 रैंक रही है। तो ये सारी चीजें सेल्फ स्टडी से है, कोई कोचिंग नहीं है। तो आज हम बहुत सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छी टिप्स आज सर देने वाले हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि 4 एग्जाम क्वालिफाई करना कोई छोटी बात तो नहीं है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मनीष सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर जी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा आपके बारे में बेसिक जानना चाहेंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई है? गुप्ता जी, मैं बेसिकली मेरा गांव है यूपी में, बागपत डिस्ट्रिक्ट, पखरपुर गांव है मेरा। ठीक, तो मेरी बेसिक स्टार्टिंग की जो स्कूलिंग हुई है वहीं से हुई है, मेरे गांव से। फिर मैं 9th क्लास में हम दिल्ली आ गए थे, तो दिल्ली में मेरी 9th 10th मैंने शक्तिनगर नंबर 1 गवर्नमेंट स्कूल है वहां से करी। 11th 12th मेरी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। इसके बाद मैंने यूपी SSC का एग्जाम होता है, यूपी समथिंग कुछ ऐसा करके होता है उस टाइम पे, यूपी जेई जो यूपी का होता है UPTU का, उसे वो एग्जाम दिया था। तो उसमें मेरी रैंक लगभग 17,000 के आसपास थी, तो मेरे को FW सीट मिल गई थी। फिर मैंने UPTU से अपनी बीटेक कंप्लीट करी। कब के पास आउट हैं आप बीटेक? मैं गुप्ता जी 2017 में मेरी बीटेक कंप्लीट हो गई थी जी।
तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर, इतने सारे एग्जाम्स आपने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किए हैं, तो कैसे स्टडी आपने किया कि इतना स्ट्रांग बेस आपका मजबूत हुआ है? तो वो हम सबसे जानना चाहेंगे कि बेसिक स्टडी आपने कहाँ से क्लियर की है ये सारी चीजें? गुप्ता जी, ये जो तैयारी है इसके पीछे बहुत सारे फेल्यूर है। फेल्यूर से सीखने को मिला है सब कुछ, कि जो एग्जाम दिए पहले उनमें सक्सेस नहीं मिली, वो फेल होते गए, अब पता चलता गया कि भाई यहाँ कमी थी, ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था। अब वो इसमें इम्प्रूवमेंट किया, फिर 2017 से 2020 तक यही इम्प्रूवमेंट में टाइम निकल गया, फिर लास्ट में जाके थोड़ी सक्सेस मिली। अब जो भी है आपके सामने है। तो मैं तो कहूंगा कि फेल्योर से डरे नहीं, सीखे। तो वही जो सीख मिली है फेल्योर से, आज उसी का नतीजा है ये सिलेक्शन। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बुक्स, अगर आप बता सकते हैं कि बुक्स कौन कौन से आपने स्टडी के दौरान यूज किया था? बेसिकली मैंने स्टडी के टाइम पे जो स्टैंडर्ड बुक थी, कुछ मतलब सारी स्टैंडर्ड बुक नहीं ली थी, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स थी, कुछ मेरे जी के नोट्स थे, और कुछ आईएएस मास्टर के नोट्स और बुक थी। ठीक है, तो सबसे थोड़ा जिस सब्जेक्ट में जो अच्छा लगा, जिस सब्जेक्ट में जो टॉपिक ठीक था, जो समझ में आया, वो पढ़ा। कुछ दोस्तों से गाइडेंस ली, कुछ दोस्तों ने पढ़ाया। तो वहां से सारा मटेरियल इकट्ठा किया, कंसाइज किया, उसको तैयारी करी। उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, उनमें से कुछ मिलता गया कि ये टॉपिक नहीं करना है, ये और अच्छे से करना है। तो वहां से तो बुक बेसिकली सर्वे के लिए बीसी पूनमिया प्रीफर की थी मैंने, और सोयल के लिए, एनवायरमेंट के लिए एक्स के घर बहुत अच्छी बुक है, और आईएएस मास्टर की जो उनकी थ्योरी बुक आती है वो बहुत अच्छी है। तो और स्टील वगैरह के लिए देखो, मैंने स्टील सोम स्ट्रक्चर पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन सब्जेक्ट की वेटेज अच्छी खासी है, लेकिन उनके लिए थोड़ी दुग्गल वगैरह देख ली थी। और एक ये आती है जो मोटी सी बुक होती है, क्या नाम है उसका, अगर हम बात एस के करते हैं राजपूत, एस के राजपूत। एसके राजपूत, अच्छा बड़ी अच्छा। अच्छी बुक है वो। जी जी जी। अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव बुक्स की, तो वो कौन कौन सा हम्म। आपने स्टडी किया था? गुप्ता जी, ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे अच्छी बुक है बेसिक तैयार करने के लिए अपने, आईएएस मास्टर की एसएससी जेई वाली बुक, जिसमें एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट बुक वो है। और उससे उसके बाद वो बुक तो ये है कि डेफिनेटली हो ही जानी चाहिए कम टाइम में। उसके बाद यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है, एक 15,000 क्वेश्चन की आती है लगभग, और एक 15,000 क्वेश्चन वाली बुक पहले करी मैंने। उसके बाद कुछ टॉपिक 22,000 से किए, और उसके बाद एक बुक थी खुरमी, खुरमी से कुछ सब्जेक्ट खुरमी से किए थे। तो क्वेश्चन करने से बेसिकली क्या होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि भाई जो एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये पता होना कि क्या नहीं पढ़ना। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये रियलाइज किया है कि लगभग हमें 60 to 65% जो पोर्शन हम बीटेक में पढ़ के आते हैं, डिप्लोमा में पढ़ के आते हैं, वो करना ही नहीं होता है कंपटीशन एग्जाम निकालने के लिए। मुश्किल से 35-40% पढ़ना होता है, उसी में एग्जाम आराम से निकल जाता है। और वो आइडिया मिलता है प्रीवियस ईयर से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से। और जो बुक्स है ये हमारी, जैसे यूथ कंपटीशन टाइम्स, मैं तो कहना चाहूंगा यूथ कंपटीशन टाइम्स से बढ़िया बुक है ही नहीं आज के टाइम में मार्केट में। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स, ये मत सोचना कि मैं किसी बुक की पब्लिसिटी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत एग्जाम दिए, बहुत बुक पढ़ी, एसएससी के प्रीवियस ईयर भी लगाए, लेकिन यूथ कंपटीशन टाइम्स से आपको एक वाइड विजन मिलता है कि भाई पेपर को इस तरह से टैकल करना है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नहीं, हम हाथ से इसलिए रहे थे कि हम वहां पे एज ए मैनेजर इसमें जॉब कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं इसीलिए इसीलिए मैं समझ गया था आपकी मुस्कान देख के कि भाई ऐसा ना लगे कि भाई पब्लिसिटी होती है, क्योंकि मेरा छोटा भाई है, मैं उसको भी, वो भी यूथ कंपटीशन में पढ़ रहा है। अभी मैं आपको तो बात हो रही थी, मेरे दो दोस्त है वो मेरे से पढ़ने आए हुए थे, उनको भी मैंने प्रीफर की थी भाई यूथ कंपटीशन से करो, वो भी यूथ कंपटीशन से पढ़ रहे हैं। तो मैं तो अपने दोस्तों को भी यही बताता हूँ कि भाई यूथ कंपटीशन से पढ़ो, और आईएएस मास्टर की जरूर करो, यूथ कंपटीशन से पहले आईएएस मास्टर। चलिए ठीक है, हम ये जानना चाहेंगे कि नोट्स बनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जब हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम नोट्स किस प्रकार से बनाएं, उसमें फिगर्स कैसे रहें, फार्मूले कैसे, क्या करें? तो नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें हम? देखो, नोट्स जो हमारे बनते हैं लगभग 2 से 3 फेज में तैयार होते हैं। ठीक है, पहला फेज होता है हमने अपनी बुक थ्योरी, बुक पढ़ ली, टॉपिक वाइज पढ़ते जा रहे हैं और नोट्स बनाते जा रहे हैं। तो उसमें लगभग बहुत सारा मटेरियल आ जाता है कि जो यूज का भी होता है और कुछ यूज का नहीं होता। दूसरे फेज में जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, या फिर जैसे कोई सी बुक लगा ली, उसमें आइडिया हो जाता है कि भाई ये टॉपिक हमें करने ये नहीं करने। ठीक है, लेकिन इसके बाद इन नोट से मतलब कि आपका कंपटीशन नहीं निकलेगा, इससे नेक्स्ट फेज में जाना होता है
कि शॉर्ट नोट्स ही मेन है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स तो ये है कि आपका ये मान लो कि निचोड़ एक तरह से, जो जो आपने पढ़ा, जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, जो टॉपिक आपने पढ़े कंपटीशन में आते हैं देखे, वो सारे टॉपिक आपके शॉर्ट नोट्स में अवेलेबल होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि टॉपिक लिख लिख के आप भर दो, पूरे पेज भर दो, रजिस्टर के रजिस्टर बना दो। मुश्किल से एक सब्जेक्ट 15 10 15 पेज में आ जाना चाहिए। टू द पॉइंट उसमें चीजें होनी चाहिए। छोटे छोटे फॉर्मूले लिखो, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स लिखो, डेफिनेशन लिखो, ठीक है, ताकि पूरा सब्जेक्ट एक मतलब कि 10 15 पेज में रिवाइज हो जाए आपका। तो जो फर्स्ट पेज में नोट्स बनाओगे आप, उसमें तो क्या है कि बुक से पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ते गए, उसमें से जो इंपॉर्टेंट मिलता गया वो लिखते चले गए, फॉर्मूले लिख लिए, डेफिनेशन लिख ली। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के टाइम पे ही आइडिया होता है कि भाई ये हमें यूज करना था, ये हमारे यूज का है, ये हमारे यूज का नहीं है। तो उसको आप एक कलेक्ट करो उसको, और एक कलेक्टिव नोट्स बनाओ, उसमें शॉर्ट नोट्स सबसे बेस्ट है। और जो कलेक्टिव नोट्स होंगे आपके सारे सब्जेक्टों के, वो क्या होगा कि बार बार जब आप रिवाइज करोगे, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो आपको 15 20 रजिस्टर लेके नहीं बैठने पड़ेंगे। आप अपने 15 20 पेज लेके बैठो, उसी से सब कुछ आइडिया मिलता चले जाता है, सब कुछ रिवीजन हो जाता है और तुरंत सब कुछ माइंड में रहता है। अगर हम बात करते हैं आपके डेली शेड्यूल्ड की, कि आप डेली जब तैयारी कर रहे थे, तो क्या सुबह सुबह 6 बजे से लेकर रात को सोने तक का क्या आपका शेड्यूल कैसा था, कैसा टाइम टेबल रहा आपका? गुप्ता जी, शेड्यूल का तो ये है कि देखो, 2017 में मेरी बीटेक कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद तैयारी चालू करी, तो बीटेक में भी परसेंटेज ठीक ठाक थे, 75+ थे। 10 12th में भी परसेंटेज ठीक ठाक थे। तो उस टाइम पे लगता था कि यार मतलब कि क्या है, हम तो टॉपर है क्लास के, निकाले जाएंगे ऐसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो पेपर देने चालू करे, एसएससी जेई दिया, तो 200 में से मुझे लग रहा है कि 70 भी नंबर नहीं कूदे। तो लगा कि यार ये पेपर ही खराब था। तो मतलब कि पेपर ही खराब है, ये ऐसा थोड़ा है कि हमारे 70 भी नहीं आएंगे। तो इसके बाद फिर बाकी बहुत सारे पेपर दिए, रेलवे का दिया, इसरो के दिए, एक चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट का दिया, हरियाणा के दिए, राजस्थान के दिए, किसी में भी नंबर नहीं आया। तो फिर रियलाइज हुआ कि भाई देखो, जो स्कूलिंग थी या कॉलेज की पढ़ाई थी वो काफी डिफरेंस है, ठीक है। कंपटीशन बहुत अलग चीज है, बहुत निर्दयी दुनिया है, मेरे मैं तो ये कहूंगा बहुत निर्दयी दुनिया है कंपटीशन की। उसमें तो आपको लगना ही पड़ेगा। तो मेरे फिर ये जो आरआरबी जेई आया था, शायद 2018 19 के आसपास पेपर हुआ था इसका। मैंने उसकी जम के तैयारी करी, नॉन टेक पढ़ा अच्छे से, तो मेरा उसमें प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था। प्री में मेरा ये था कि उसमें समथिंग 0.5 या 0.3 नंबर से मेरा रह गया था सिलेक्शन। तो उस लगा यार मेहनत भी बहुत कर ली, अभी नंबर नहीं आ रहा, क्या कारण है। तो फिर मैंने रियलाइज करा कि जो कारण था वो यही था, जो आपको मैंने भी पहले क्वेश्चन में बताया, कि शॉर्ट नोट्स और प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन प्रैक्टिस, यही नहीं था। मैंने थ्योरी पढ़ता गया, डेरिवेशन करता गया, थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, बुक लगा दी, बहुत बहुत बुक कर ली। तो फिर समझ में आया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फिर शेड्यूल आरआरबी जेई के पेपर के बाद डिसाइड करा कि अब मतलब कि एक प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है। तो गुप्ता जी जो शेड्यूल बनाते थे, हम मैं मेरे ब्रदर सिस्टर भी पढ़ते थे, मेरे दोस्त भी पढ़ते थे, तो हमारा ऐसा होता था कि हम आने वाले 15 दिन का शेड्यूल पहले ही फिक्स कर लेते थे कि 15 दिन में उस दिन उस घंटे में क्या पढ़ना है। तो पहले ही मतलब कि पेज पे लिखा होता था, दीवार पे चिपका होता था कि उस दिन इस घंटे में ये पढ़ना है, और ये पढ़ना ही होता था किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए। तो शेड्यूल ये तो हमारा टाइम टेबल होता था। इसके बाद शेड्यूल तो सुबह मैं स्टार्टिंग में कभी मतलब कि 5 बजे उठ जाता था, जब मैंने पेपर दूर होते थे। तो 5 बजे से 8 बजे तक अपना सुबह क्वेश्चन प्रैक्टिस करे या रिवीजन करी। उसके बाद 8 बजे के बाद 8 से 9 9:30 तक अपना नहाना धोना, ब्रेकफास्ट वगैरह करा, क्योंकि हमारे घर में कल्चर है कि भाई सुबह उठते ही नहाना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट मिलेगा, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। तो सुबह 9 9:30 बजे तक ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिनिश हो गए, अपना आके फिर बैठ के फिर पढ़ाई चालू कर दी। फिर वही 3 3.5 घंटे लगातार एक स्लॉट खींचा। उसके बाद अपना थोड़ा ब्रेक लिया आधे घंटे का, फिर 2 घंटे का एक स्लॉट, फिर लंच का टाइम हो गया, लंच के बाद फिर थोड़ा 2 3 घंटे का एक स्लॉट, शाम को 1 घंटा घूमने गए, फिर शाम को आगे पढ़ाई करी। तो ये था शेड्यूल, जब मतलब कि जनरली पेपर थोड़ा दूर होता था। तो जब मेरे को पता लग गया डीएसएसबी का पेपर आ रहा था मेरा, कि पेपर के अभी 2 3 महीने रह गए हैं, ये बात है शायद जनवरी की, पेपर मेरा मार्च में था, 31 मार्च 30 मार्च का। और जनवरी में मैंने अपना टाइम टेबल फिक्स कर लिया था मार्च तक का। तो उसमें मैं सुबह 3:30 4 बजे के आसपास जग जाता था, और 4 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता था, चाय वाय बना के पी के। 4 बजे से 8 बजे तक गुप्ता जी कंटिन्यूअसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस
और जो उसमें टॉपिकों में जिसमें टॉपिकों में मतलब कि डाउट हो रहा है, अटक रहे हैं, वो मेंशन कर लिए, उनकी मतलब कि थ्योरी बुक से या जो अपने पहले प्राइमरी नोट्स बनाए थे उससे रिवीजन रिवीजन करके 8 बजे तक ये स्लॉट खत्म हो जाता था। फिर 9:30 बजे ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर से 9:30 से 12:30 तक कंटिन्यूअसली फिर दूसरा स्लॉट, और फिर आधा घंटा गैप किया, फिर 1 से 1 घंटा फिर दोबारा से पढ़ाई करी, फिर लंच करके 1 घंटे का गैप लेके लंच के लिए, फिर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक, और 5:30 के बाद थोड़ा टहलने के लिए बाहर, क्योंकि दिमाग हैंग हो जाता था उस टाइम तक, दिमाग में चीजें जानी बंद हो जाती थी। तो फिर थोड़ा नॉन टेक भी आता है पेपर में, थोड़ा 1-2 घंटा नॉन टेक पढ़ लिया, रात को 11 बजे तक मैक्सिमम। तो ये दिन का शेड्यूल रहता था। हाँ, शेड्यूल दिन का होना ठीक है, लेकिन उसके बाद में आपके पास एक प्रॉपर 8-10-15 दिन का शेड्यूल होना चाहिए कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, उससे अगले दिन क्या करना है, ताकि आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। आपको एक पता रहता है कि भाई मेरे को कल ये करना है, तो आप आज का अपना जो होमवर्क होगा उसको कंप्लीट कर ही लोगे, कल के लिए पेंडिंग नहीं छोड़ोगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपकी एक प्रिसाइज स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बिना स्ट्रेटेजी के या बिना प्रॉपर प्रैक्टिस के या बिना प्रॉपर रोड मैप के एग्जाम निकल तो जाता है, काफी लोग निकाल भी लेते हैं, लेकिन मेरे से तो नहीं निकला नहीं, क्योंकि मैंने तो 4 साल तैयारी करी है। तो यही मैं बताऊंगा कि मेरा जब ये चीजें फॉलो करी तो एक के बाद एक एग्जाम सब निकलते चले गए। रिवीजन की अगर बात करते हैं तो रिवीजन के लिए स्ट्रेटेजी अपनाई थी आपने?